हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये चैप्टर नंबर 3 है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पर अब हम आ गए हैं। देखिए, वैसे अगर स्टूडेंट्स देखें तो मिसलेनियस का मतलब वो समझते हैं कि जो पीछे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हो गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिसलेनियस में मिलेंगे। ऑफ कोर्स आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज में कवर नहीं कराए थे लेकिन मिसलेनियस में कवर कराए हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप इस एग्जाम्पल को खुद करेंगे प्रिपेयर। कैसे करेंगे ये एग्जाम्पल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये कौन सा मेथड है जो 11th क्लास में आपने किया होगा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक छोड़ दिया है। वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा था, रिड्यूस सिलेबस में आ गया था। अदरवाइज कई स्टूडेंट्स पढ़ के भी भूल जाते हैं। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था। उसके बाद फिर इस मेथड को, यानी कि जो मेथड है, इस मेथड को कैसे एप्लीकेबल करेंगे बाय यूजिंग द मैट्रिक्स, और प्रूफ करके दिखाएंगे जो कंडीशन वो पूछता है। तो ये एग्जांपल मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करेंगे। और ऐसे ही 27 एग्जांपल, इसी तरीके से 28 एग्जांपल और 20, बस 27 है ना, यहां तक के एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करने हैं। अभी मैं चलता हूं एक्सरसाइज पे, यानी कि मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगा, तो एग्जांपल आपको करने हैं और जो डाउट्स आएंगे वो डिस्कस कर लेना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मिसलेनियस के चैप्टर की या मिसलेनियस के इस क्वेश्चन की, तो इसमें करना क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल इंडक्शन के पास जाएंगे। कहता है A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट दिस, ये जो आपको पार्ट दे रखा है ये शो करके दिखाना है, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आपको ये दे रखा है, और n इज बिलोंग्स टू n मतलब कि नेचुरल नंबर। इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका मतलब पहले तो हम इसको लिखते हैं बड़े तरीके से। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में इसने बताया है 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑर्डर 2 क्यों बोला है, क्योंकि उसने खुद क्या रखा, ऑर्डर 2। नहीं भी क्या रखा होता तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लेते। ओके, फिलहाल कॉपी पे लिखिए मेरे साथ। आप क्या लिखेंगे कॉपी पे, इसका सोल्यूशन आप इसको लिख लीजिए, पूरे को, इस पूरे को आप लिख लीजिए। क्या है, ए, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद प्लस का बी, फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद पावर एन है, देन इज इक्वल टू ए की पावर एन, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन, बी और ए। देखो, यहां पर एक बात समझनी होगी, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स है, और जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स है। इसका मतलब कि ये एक मैट्रिक्स है, देखिए आपके सामने, ये ए एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, और ए एक मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स है। ओके, तो अब जरा वैल्यूज रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। इस ए को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 1, उसके बाद प्लस इस बी को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये एलिमेंट है, और ए मैट्रिक्स आपके सामने दे रखी है, क्या लिखेंगे 0 1 0 0। ओके, और इस पर लगा देंगे हम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद ऊपर लिख देंगे पावर एन। बात समझ में आती है, इक्वल टू ए की पावर एन, और फिर उसके बाद इस आइडेंटिटी को लिखेंगे, आइडेंटिटी की मैट्रिक्स 1 0 0 1। आप मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते चले जाइए। ठीक है, आप लिखेंगे तभी आपसे हो पाएगा ये। तो सेकंड, हाँ, आप ये कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो देखिए आगे क्या है, प्लस का निशान है, फिर n a की पावर n माइनस वन b। देखो ना, ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो एलिमेंट है। उसके बाद इस a की जगह पर क्या लिखेंगे आप, a की जगह पर लिखेंगे आप मैट्रिक्स a, ये है आपके सामने 0 1 0 0। चलिए, आपने ये सिर्फ कॉपी किया है, जो इसने बोला वैसे कॉपी किया। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल है। इस a की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, इस b की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए ये हो जाएगा आपके सामने, ये है आपके सामने a 0 0 a, और यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0 b 0 0। ओके, और ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज, पावर में लिख दिया n। नाउ इज इक्वल टू, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर n 0 0 a की पावर n, देन आगे प्लस का निशान, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अंदर में कराएंगे तो कितना आएगा 0 n a की पावर n माइनस वन b 0 0।
बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है कि आपने सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। अब उसके बाद इस दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा ए, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा बी। देखो ना, जीरो के साथ बी जोड़ेंगे, फिर जीरो के साथ जीरो जोड़ेंगे और ए के साथ जीरो जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा ए। ओके, इस तरीके से बनी आपकी मैट्रिक्स। यहां पर भी ऐड कर देंगे तो ए की पावर एन, एन ए की पावर एन माइनस वन, बी एंड जीरो एंड ए की पावर एन। यहां तक हमारा क्वेश्चन पहुंच गया और आई थिंक ये यहां तक पहुंचाना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको शो करके दिखाना है। शो भी कह सकता है, प्रूफ भी कह सकता है। आपको शो करके दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, और बताइए इसे आप किस तरीके से शो करेंगे। कोई तरीका नहीं है आपके पास, इसे शो करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कौन सा तरीका लिखेंगे आप? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या चीज? तो इसके लिए मैंने कहा था थोड़ा सा ब्रीफ होना करना पड़ेगा आपको 11th क्लास का। तो ये देखिए, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है तभी मैं आपको ये दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। जिसने नहीं पढ़ा है तो वो क्या नाम है, एक बार फ्रेश पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो है क्या ये कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये एक लॉजिक है। क्या है ये? लॉजिक। यानी कि ये मैथ्स का हिस्सा नहीं है, लॉजिक का हिस्सा है। लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट है फर्स्ट, और लॉजिक के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ट्रू। आपने वो जो स्टेटमेंट पहली है वो ट्रू साबित कर दी, तो फिर आप दूसरी स्टेटमेंट चेक करेंगे, और दूसरी जो स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट सेकंड, वो पहली वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिलेटेड, यानी कि अलग नहीं होनी चाहिए। अगर रिलेटेड है तो ही उसे चेक किया जाएगा, अगर अलग है तो वो दूसरी अलग स्टेटमेंट हो गई, फिर वो इसका पार्ट नहीं है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट रिलेटेड है, जो सपोज टू बी ट्रू, यानी कि वो भी ट्रू ही सपोज कर ली जाएगी, तो अब हम चेक करेंगे, वो स्टेटमेंट थर्ड को चेक करेंगे। अगर स्टेटमेंट थर्ड भी ट्रू आ जाए, इफ ट्रू, अगर स्टेटमेंट थर्ड भी ट्रू आ जाती है, तो लॉजिक ये कहता है द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आपको समझ में आया मैंने क्या लॉजिक बताया? नहीं समझ में आया क्योंकि आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझा था। अब समझ लेते हैं। अलग अलग 3 एग्जांपल दूंगा मैं, तीनों एग्जाम्पल को बहुत प्यार से समझिएगा। उन तीनों एग्जाम्पल का हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अदरवाइज मैं जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ओके, तो देखिए पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। क्या कहता है? पहली स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है सॉक्रेट्स इज अ मैन। सॉक्रेट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, एक बहुत ही महान विचारक और थिंकर्स थे, ये ग्रीक के थे। ठीक है ना, आपने इनका नाम शायद सुना होगा, सुकरात कहते हैं हिंदी में इन्हें, और इंग्लिश में सॉक्रेट्स कहते हैं, है ना। इनके जो डिसिपल्स थे, इनके जो क्या नाम है स्टूडेंट्स थे, वो थे प्लेटो, देन उसके बाद अलेक्जेंडर, देन उसके बाद अरिस्टोटल, सॉरी नॉट अलेक्जेंडर, अरिस्टोटल। तो इनके बाद इनके स्टूडेंट्स आए, और प्लेटो और प्लेटोस्टिक थ्योरी दी उन्होंने, बहुत बड़ी थ्योरी थी, लगभग 1500 ईयर्स तक उनकी थ्योरी चली। ये फिलोसोफर्स थे, एंशिएंट ग्रीक के। और उसके बाद फिर आए थे एरिस्टोटल। ओके, और एरिस्टोटल के बारे में तो मोस्टली जानते हैं, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, है ना। बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं। तो फिलहाल ये उन सबके गुरु थे, और इनका नाम था सॉक्रेट्स। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है इनका, इसमें कोई लेना देना नहीं इस हिस्ट्री से, बस एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। लॉजिक पर ध्यान देंगे, ना कि आप इस नाम पर, है ना। तो सॉक्रेट्स इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, सो दैट्स व्हाई सॉक्रेट्स इज अ मैन। पहली स्टेटमेंट क्या बोली? सॉक्रेट एक आदमी है। ओके, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, सॉक्रेट एक आदमी है। ओके, उसके बाद लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट सेकंड, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं लॉजिक। कहता है ऑल मेन आर मोर्टल, यानी कि जितने भी जो आदमी होते हैं, ऑल मैन आर मोर्टल। मोर्टल मतलब कि जो कि नश्वर होते हैं, है ना, जो अमर नहीं होते, उन्हें मोर्टल कहा जाता है। यानी कि एक समय पर आके वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। तो यानी कि ऑल मैन आर मोर्टल, देयरफॉर, देखो दूसरी स्टेटमेंट इज ट्रू,
और रिलेटेड टू दिस, क्यों रिलेट कर रहा है? क्योंकि यहां पर कहता है ऑल मैन इज मॉर्टल, और सोक्रेटिक आदमी है और सभी आदमी एक समय पर मर जाएंगे। तो यहां पर कहता है तीसरी स्टेटमेंट पर आपको छोड़ दिया, तो दो स्टेटमेंट को मिलाकर तीसरी स्टेटमेंट क्या बनी, जो कि ट्रू स्टेटमेंट बननी चाहिए। तो आपने कहा कि सोक्रेट आदमी है और सभी आदमी मर जाते हैं, तो इसका मतलब सोक्रेट भी मर जाएगा, वो मोर्टल है। समझ में आया? वो अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है। समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब एक लॉजिक दिया और इस लॉजिक में सिर्फ दो, इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था कि दो स्टेटमेंट आप बताइए और तीसरी स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगी और वो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी। यही लॉजिक है मैथमेटिकल इंडक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। दो लॉजिक अगर ओके है और रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तीसरा अपने आप ओके हो जाएगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला एग्जांपल आपने पढ़ लिया, बाकी इंट्रोडक्शन में और अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल ये कहता है 8 इज डिविजिबल बाय 2। 8 इज डिविजिबल बाय 2। यस, ओके, दिस इज ट्रू। 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। आगे इसने कहा है एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन। ये भी बात आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन कहलाता है। तो इसका मतलब 8 इवन हुआ कि नहीं हुआ? 8 इज इवन और नॉट? यस। तो दूसरा लॉजिक आपको समझ में आया। पहला लॉजिक जो है वो जनरल आपको स्टेटमेंट से दिया गया था, दूसरा लॉजिक मैथ्स के लॉजिक से दिया गया, दूसरा आपको एग्जांपल, और तीसरा एग्जांपल ये दिया गया है ड्रॉ करके। अब ये क्या है? ये कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं। देखो इन ब्लॉक्स को अगर मैं, ये तो गिर गए हैं, तो मैं सीधे रख दूं, अगर ये ब्लॉक है पहला, ये ब्लॉक सेकंड है, ये ब्लॉक थर्ड है, इस तरीके से बहुत सारे ब्लॉक्स मैं बना लेता हूं। ओके, ये मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स आपके सामने बना दिए। मैं किसी भी एक ब्लॉक को पहला ब्लॉक का नाम दूंगा, किसी भी एक को, जरूरी नहीं है पहले वाले को पहला, मैं इस वाले को नंबर 1 का नाम दे देता हूं, द फर्स्ट ब्लॉक। ओके, और मैं इस ब्लॉक को क्या करता हूं? पुश करता हूं। क्या करता हूं? पुश, यानी कि यहां से इस ब्लॉक को मैंने गिराया, और जब ये ब्लॉक को गिराया तो गिराने के बाद ये ब्लॉक इस दूसरे ब्लॉक पर टकरा गया इस तरीके से, तो दूसरा ब्लॉक भी गिरेगा। यानी कि पहली स्टेटमेंट ये थी, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये थी। ओके, ये कंडीशन क्या थी स्टेटमेंट में? इसमें ये था कि आपने पहले ब्लॉक को पुश किया और गिराया, दूसरा ब्लॉक भी गिरना चाहिए। दिस इज कंपलसरी कंडीशन, क्योंकि ये एक दूसरे को रिलेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरा ब्लॉक दूर है, जैसे कि ये पहला ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक यहां है, सपोज इन दोनों के बीच का गैप ये है, तो पहला वाला जब ब्लॉक आपने गिराया, तो वो गिराने के बाद, जैसे ये गिराया है आपने, और गिराने के बाद वो सीधा जमीन पे ऐसे गिर गया। ओके, और दूसरे वाले ब्लॉक को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दूसरे वाले ब्लॉक का के पे असर ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट मतलब कि इंडक्शन का पार्ट ही नहीं है। इंडक्शन का पार्ट जब होगा जब पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है, यानी कि अभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ब्लॉक को गिराना है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अब दूसरी स्टेटमेंट कहां पर होगी ये नहीं पता, तो इसका एक सपोज्ड नेम रख दिया गया के। K इज एन कांस्टेंट, जो कि सपोज नेम रखा गया कि K इज ट्रू, यानी कि इफ वन इज ट्रू, इफ वन इज ट्रू देन K इज ऑल्सो ट्रू, K इज ऑल्सो ट्रू। अगर वन ट्रू है तो K भी ट्रू है। ये बात समझ में आती है? अगर वन ट्रू है, K भी ट्रू है, तो इसका मतलब अगला वाला ब्लॉक भी गिरेगा। जैसे कि अगर पहले से दूसरा गिरा तो दूसरे से तीसरा वाला भी गिरेगा, और ये अगले वाले ब्लॉक का नाम रखा गया है K+1। क्या रखा गया है? K+1। यानी कि अगर 3 ब्लॉक ये गिर जाते हैं तो इसके आगे की जितनी भी सीरीज होगी इसी ऑर्डर में, वो सारे के सारे ब्लॉक गिरेंगे। तो समझ में आया? ये लॉजिक हुआ ना एक। देखिए यहां पर इन्हें पहली प्लेट को इन्होंने पुश किया यहां से, तो दूसरी प्लेट गिरी, दूसरी गिरी, तो अगर तीसरी भी गिर जाती है, तीसरी वाली भी गिर जाती है अगर, तो सारी प्लेट इसके पीछे जो है वो सारी गिरेंगी, अगर वो उसी ऑर्डर पे है जिस ऑर्डर पे हमने मेंशन किया है। तो ये तीसरा वाला एक आपको ऑब्वियस सी बात है, एक एग्जांपल दिया, थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, ज्यादा गहराई में सोचोगे तो इसे पढ़ लेना एक बार, वैसे सरफेस पर थोड़ा समझाया है। तो 3 एग्जांपल्स मैंने बताए, एक ये एग्जांपल बताया, एक ये एग्जांपल बताया, और एक ये एग्जांपल बताया। तीनों एग्जांपल को करने के बाद एक थ्योरी निकल के आई जो मैथ्स में इस्तेमाल होने वाली है। वो थ्योरी ये है कि अब हम जब यूज करेंगे तो यूज करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, चेक फॉर वन के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे? वन के लिए। फिर उसके बाद अगर वन ट्रू है, इफ वन ट्रू, देन K इज ऑल्सो ट्रू। ओके, ये कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है। और अगर ये भी ट्रू है तो इसे उसके बाद हम चेक
चेक करेंगे k+1 के लिए कि क्या वो कंडीशन ट्रू है। अगर k+1 ट्रू है तो इंडक्शन ने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो ये एक प्रोसेस था, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते थे। ये देखिए इन्होंने दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं। ये कंडीशंस हैं इसकी। पहले कहता है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए ट्रू होगा, तो k के लिए चेक करेंगे वो भी ट्रू होगा, और k+1 के लिए चेक करेंगे, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब कंडीशन वेरीफाइड और सेटिस्फाइड। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वो नहीं करने हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। इंडक्शन ने एक बेसिक कैलकुलेशन आपको दी है जो अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। देखो ये 4.1 की इकलौती एक्सरसाइज 11th क्लास में थी, आपने जरूर देखी होगी। अभी मैं फिर से दिखा देता हूं, ये करनी नहीं है, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों नहीं करनी। ये सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको सीक्वेंस बना हुआ है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस है, ये इसके बराबर होने चाहिए, ऐसा इंडक्शन से प्रूफ करके दिखाना है। तो यानी कि इंडक्शन आपकी 11th क्लास में सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज तक सीमित था, वहां पर सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज बताई गई थी पहले, और उसके बाद वहीं तक सीमित था कि वो वहीं तक के क्वेश्चंस को आपको यहां पर प्रूफ करके दिखा रहा है। देखो सारे सीरीज के क्वेश्चन है, सारे जितने भी सीरीज के हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, यही से मैथमेटिकल इंडक्शन मैट्रिक्स में, किसमें पढ़ना है, मैट्रिक्स में। तो यहां पर आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, और ये पता कैसे चलेगा कि इंडक्शन से यूज करना है, कोई कहा तो है नहीं। तो यहां पर देखो n लिखा हुआ है, अगर n की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इक्वल कैसे करोगे, क्या तरीका है आपका इक्वल करने का, n लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसे इक्वल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम इंडक्शन बोलते हैं। तो मैंने इंडक्शन का बैकग्राउंड इसलिए बताया ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाए। करने का तरीका तो बहुत आसान है, जेन्युइनली आसान है। अब आपको देखो करना क्या है, मेरे साथ साथ कॉपी पे फिर से शुरू हो जाइए। यहां पर देखो ये दोनों इक्वल करनी है, बस हमारा टास्क बहुत सिंपल है कि ये दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करनी है। और ये एक न्यू एस्पेक्ट्स है, मैं फिर से बोलूंगा कि अभी तक आपने 4 एक्सरसाइज करी है एनसीईआरटी की, उसमें ये वाला डायमेंशन अभी तक दिया ही नहीं है। तो मिसलेनियस को आप ऐसे नहीं समझेंगे कि अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है तो मिसलेनियस के भी सारे क्वेश्चन होंगे। ऑफकोर्स कुछ रेफरेंस पीछे के क्वेश्चन से होगी कुछ, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, यही है मिसलेनियस। तो फिलहाल आपको क्या करना है, यहां पर फिलहाल इसे सॉल्व करना है। तो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखिए, n इज इक्वल टू 1 लिखिए। ये हो जाएगा a, ये b, ये 0, ये a की पावर 1 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा a, फिर उसके बाद की पावर 1, 1 a की पावर 1 माइनस 1, b 0 और a की पावर 1। यहां तक की बात समझ में आती होगी आपको। उसके बाद आगे करेंगे a b 0 a, और उसके बाद इज इक्वल टू, यहां पर भी देखेंगे a, और फिर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये a की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो a की पावर 0 कितना हो जाएगा, a की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। ये बात मैंने आपको बता दी है, आगे भी ध्यान रखिएगा मैथ्स में। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई b में कराएंगे तो b आएगा 0 और a। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज ट्रू for n is equal to 1, so it is also true for n is equal to k। अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू होगी। तो k के लिए कैसे ट्रू होगी, आप k रख देंगे a b 0 a, और पावर में कितनी हो जाएगी k, और यहां पर कितना हो जाएगा a की पावर k। देखो मैं कहां रख रहा हूं k की वैल्यू, देखो यहां रख रहा हूं, जहां जहां n है 1 2 3 4 5, इन पांचों जगह पर मैंने k रखा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा a की पावर k, फिर उसके बाद यहां आ जाएगा आपके पास k, और उसके बाद a की पावर k माइनस 1 इंटू b, और 0 a की पावर k। मैंने वैल्यूज रख दी, और इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन का। अब उसके बाद आप चेक करेंगे तो आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, जहां जहां पर n लिखा था वहां पर k प्लस 1 रखना है आपको। तो कैसे रखेंगे, यहां लिखेंगे a b 0 a, और पावर में आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1, यहां आ जाएगा k प्लस 1 और a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू b, और उसके बाद 0 a की पावर k प्लस 1। कॉपी पे लिखिएगा मेरे साथ साथ, तभी समझ में आएगा। ये देखिए लेफ्ट वाला साइड है, ये राइट वाला साइड है। लेफ्ट वाला साइड लेके चलेंगे और राइट वाला साइड आंसर आना चाहिए। तो कैसे लेके चलेंगे, आप देखिए यहाँ आप लिखेंगे यहाँ पर a b 0 a, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। आपको पता है गुणा में पावर जुड़ जाती है, अगर कोई भी संख्या की पावर जो होती है गुणा में जुड़ जाती है अगर सेम बेस हो, तो यहां पर ऑलरेडी पावर जुड़ी हुई है। देखिए तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, यानी कि a b 0 a की पावर k और a b 0 a की पावर 1। मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड आंसर निकालना है।
मैं दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपको जो भी कंडीशन n की फॉर्म में होगी मैट्रिक्स में, तो इंडक्शन ही उसे सॉल्व कर सकता है। इंडक्शन के लॉजिक के अकॉर्डिंग पहले n की जगह पर 1 रखना है, 1 रखने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर सेटिस्फाई 1 ने कर दिया तो k भी करेगा, बस रखने के बाद फर्स्ट इक्वेशन बना देनी है। उसके बाद फिर k+1 के लिए चेक करना है। k+1 रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, और उसके बाद इसे सॉल्व करके मेरा आंसर ये निकालने का मन है, ठीक है ना। तो कैसे निकालूंगा ये आप देखेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू जो है पहले लिखी जा चुकी है इक्वेशन फर्स्ट में। गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ दिखा सकता हूं मैं, ये देखिए पूरा का पूरा सेम है ना। तो आप ये संख्या लिखेंगे जो राइट साइड में, तो राइट साइड में लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे a की पावर k, उसके बाद k a की पावर k-1 b और 0 a की पावर k। यही था आपका फर्स्ट इक्वेशन में, आप देख सकते हैं गौर से, यह है आपके पास a b 0 a। तो बच्चे समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसान है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली मल्टीप्लीकेशन करानी है, ये आपने रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करानी है। कैसे, आप देखेंगे इधर फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट में, तो a की पावर k और a की पावर 1, तो आप क्या करेंगे, इसे आप लिखेंगे a की पावर k इंटू a की पावर 1 प्लस का निशान। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी संख्या है, मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा ना, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे तो ये संख्या की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे नीचे, है ना, तो 0 आएगा। उसके बाद अगले पे चलते हैं, अगले टॉपिक के पास चलते हैं। तो a की पावर k की मल्टीप्लाई b के साथ कराएंगे तो लिखेंगे a की पावर k इंटू b और प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे a k की पावर k-1 और a की पावर k-1 इंटू b और इंटू में a। देखो ना, ये वाला a भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई a में 0 प्लस a की पावर k की मल्टीप्लाई 0 में 0 और 0 की मल्टीप्लाई b 0 और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो a की पावर k इंटू में a। यहां तक की बात समझ में आ गई, इजी था, कठिन नहीं है ये। आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है गुणा में पावर जुड़ती है, तो a की पावर k इंटू a की पावर 1, तो कितना हो जाएगा a की पावर k+1। सिंपल है। यहां पर a की पावर k, ये है a की पावर k इंटू b प्लस, देखिए इधर ये k ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, ये देखिए a की पावर k-1 है, और यहां पर देखिए a की पावर 1 है, a की पावर k-1 a की पावर 1, a की पावर k-1 इंटू a की पावर 1, गुणा में पावर जुड़ती है तो a की पावर k-1 प्लस 1 आ जाएगा, तो फाइनली a की पावर k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और b तो पहले से ही था तो b को भी लिख दिया जाएगा। फिर ये 0 आएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो a की पावर k+1 आएगा। कैसे आएगा समझ में आता है, दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड होगी। अब देखिए यहां पर a की पावर k इंटू बी, a की पावर k इंटू बी कॉमन दिख रहा है आपको, तो कॉमन ले लेते हैं, a की पावर k+1 कॉमन आ जाएगा, a की पावर k इंटू में b, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा k, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आपका होगा सर जी कैसे प्रूफ हो गया है, जरा बताइए। तो मैं बता देता हूं आपको, दिखा देता हूं बल्कि, ये देखिए आपको प्रूफ तो ये करना था ना, ये देखिए इधर आप गौर से देखेंगे, इधर इस वाले स्टेप पे a की पावर k+1 0, a की पावर k+1 और ये पूरी संख्या, तो देखो यहाँ पर क्या है, a की पावर k+1 0, a की पावर k+1 और ये पूरी संख्या, जरा मैच कर लेते हैं क्या लिखा है, a की पावर k b और k+1, है ना, ए की पावर के, देखो ए की पावर के ही तो है, ये 1 से 1 कट जाएगा, ए की पावर के इंटू बी, और ये देखो k+1, 1 प्लस के हो या k+1 को, बात एक ही है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया, और अगर आपने नहीं किया है अब तक तो पहले से कॉपी कर लीजिए, और मैंने कहा था मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूं, आप अगर थोड़ा उससे पीछे चल रहे हैं तो पॉज कर लीजिएगा वीडियो, लेकिन साथ साथ करिएगा, एकदम से सारा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इंडक्शन का प्रोसेस बताया। अभी मैं जब दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको बहुत आसानी से। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो खुद भी देख सकते हैं आप कि सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, अभी बताते हैं हम भी। यस,
तो देखिए यहां पर अभी सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, इसका सिर्फ मैं हिंट देने वाला हूं। ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू ये संख्या दे रखी है और आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी पे लिखिए, लिखिए ए एन इज इक्वल टू, यहां पर लिखिए 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, यहां पर भी ऐसे लिखेंगे एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, और यहां पर भी ऐसे लिखेंगे 3 की पावर एन माइनस वन हर जगह। ओके, इतना लिखने के बाद आप क्या करने वाले हैं, आप इसे सॉल्व करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया ए की पावर एन। आपको क्या करना है, आप लिखेंगे बाय यूजिंग इंडक्शन, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके आप सबसे पहला काम करेंगे पुट, पुट n इज इक्वल टू वन। तो ए की पावर वन इज इक्वल टू हर जगह वन लिख दीजिए, 3 की पावर वन माइनस वन, 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 ऐसे लिख दीजिए वन माइनस वन हर जगह। आसान है ना, कोई कठिन काम तो है नहीं। तो किसी भी संख्या की पावर जीरो आंसर वन होता है, तो यहाँ पर 3 की पावर जीरो आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए, ये हो जाएगा वन। रखने के बाद इस वन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए बराबर आ जाएगा आपके सामने, ए बराबर, और ये आ जाएगा आपके पास जीरो जीरो, सॉरी वन आएगा ना, सॉरी किसी भी संख्या की पावर जीरो आंसर वन होता है, तो वन 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 वन, यहां तक की बात समझ में आती है। लिखेंगे इट इज ट्रू, क्या लिखेंगे, इट इज true for n is equal to 1, so it is also true, so it is also true for n is equal to k। अब k रखेंगे हर जगह और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, यानी a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k। भाई बहुत बहुत आसान है, एक ही संख्या को बार बार लिखे जा रहे हैं आप, कोई कठिन चीज तो है ही नहीं इसमें। 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। उसके बाद आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो जब आप k प्लस वन रखेंगे तो क्या बनेगा, a की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू, और यहां पर भी वन रखेंगे, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन। मेरे साथ साथ लिखिए, कोई आलस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। k प्लस वन माइनस वन, 3 की पावर 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 k प्लस वन माइनस वन। ओके, थोड़ा सा थकाऊ सा क्वेश्चन है, ये आपको थका देगा। ये कट गया, सारा का सारा कट गया, देखो तो क्या बचेगा, 3 की पावर k बचेगा सिर्फ। आपको क्या बचेगा, 3 की पावर k, 3 की पावर k बचता है राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड लेना है हमें, तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर k प्लस वन, और आपको पता है गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो यहां पर पावर जुड़ी हुई है, तो लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a की पावर वन। अब लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे a की पावर k की वैल्यू थी, ये रही a की का पावर k, और ये रही फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, और उसके बाद a की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये दे रखी है। आपको दोनों वैल्यूज रखनी है, मैं यहाँ रख के दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर लिखना है 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, इसी तरीके से लिखते जाइए, 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन, यहाँ पर भी लिखते जाइए k माइनस वन, k माइनस वन और k माइनस वन, और साथ में लिखेंगे आप वन 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 वन। आप मल्टीप्लाई कराना जानते हैं, आप रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराएंगे, जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका ये आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। ओके, तो आप इसका काम खुद करेंगे, यहां से आगे से खुद कराएंगे, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चल रहा हूं, आप इसे जल्दी से पूरा करिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से करके दिखाइए।
अब आ गए हैं हम थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट है। उसके बाद ए एन दे रखा है, अब ये थोड़ा छोटा है, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा दे रखा था आपको। थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। ए की पावर एन इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस का 2n, उसके बाद माइनस का 4n, उसके बाद n, उसके बाद 1 माइनस का 2n। तो अब आपको स्टेप्स याद रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने बोला था कि हर जगह यूज होता है। 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज पर यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं करना है बिल्कुल भी, उसे करके आपको कोई बेनिफिट नहीं। 12th क्लास के अंदर यहाँ भी मैट्रिक्स में आ गया है, तो मैट्रिक्स में करेंगे। आगे डिफरेंशिएशन में भी आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वहां पर भी करेंगे। फिलहाल मैट्रिक्स में क्या तरीका होता है, तरीका बिल्कुल क्लियर है। पहले पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, 1 रखने के बाद देखोगे आप इसका आंसर ये आना ही चाहिए। अगर आ जाता है तो कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सो इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फिर k रखने के बाद जब आप k रखेंगे तो a की पावर k और यहाँ पर समथिंग कोई वैल्यू आएगी, उसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। फिर k प्लस 1 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने हिंट दे दिया है, ये आपको अभी करना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसे करके दिखाइए, ताकि हम अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है। देखिए कहां पर किया ये क्वेश्चन, जरा सोचिएगा। पिछली एक्सरसाइज में कहीं किया हुआ है ये क्वेश्चन। कहता है इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें कुछ गिवन है। गिवन क्या है, ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैंने बताया था सिमेट्रिक में क्या होता है, सो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ए बराबर ए ट्रांसपोज क्या होगा, लिखेंगे इफ बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां पर लिखेंगे सो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो क्या समझ में आया, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज, अगर बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी बराबर बी ट्रांसपोज। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, दोनों चीज आपसे कहता है प्रूफ करके दिखाओ। और क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन पीछे भी किया है आपने। अब ढूंढिए कौन सी एक्सरसाइज में ये आपने किया है। लास्ट में क्वेश्चन था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, और उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। आप देखिए पीछे एक्सरसाइज में जाके, थर्ड एक्सरसाइज में आई थिंक था, और सबसे लास्ट में दे रखा था थर्ड एक्सरसाइज में, आई थिंक 11वां क्वेश्चन, थर्ड एक्सरसाइज का आपका 3.3 का 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सेम क्वेश्चन है। यहां पर हमें स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, पहले ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज करना है। और फिर मैंने आपको समझाया था माइनस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। आप लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, पहले तो ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस का ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। पता है ना आपको क्या कंडीशन लगती है, ये कंडीशन बहुत सिंपल है। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो ट्रांसपोज सीधा सीधा लग जाता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो पीछे वाली संख्या आगे हो जाती है और आगे वाली संख्या पीछे हो जाती है। लॉ ऑफ ट्रांसपोज बताया था आपको मैंने। यहां पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये बी ट्रांसपोज, ये देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है ए। तो आप लिखेंगे यहां पर बी ए माइनस का ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। आप देखेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी जो नेगेटिव का था वो प्लस का हो जाएगा और बी ए जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। सो ये आपका हो गया कंसेप्ट। अब देखिए अगर मैंने कहा ए एक मैट्रिक्स है बी एक मैट्रिक्स है, गुणा कराएंगे तो भी एक मैट्रिक्स बनेगी, घटाएंगे तो भी एक मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स होगी। इसका एक नाम रख देते हैं सी। अगर सी का ट्रांसपोज बराबर माइनस के सी किया जाता है तो बन गया नहीं बन गया ये स्क्यू सिमेट्रिक, लिखेंगे हेंस हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, आपसे कहता था प्रूफ करके दिखाओ, आपने प्रूफ कर दिया। अब अगला वाला पार्ट करके दिखाएंगे हम, ये वाला पार्ट जल्दी से करके दिखाइए। आप अगर पीछे रह गए हैं तो पॉज करिए वीडियो को और इसे सॉल्व करके दिखाइए। यस,
अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसे सिमेट्रिक बनाइए और स्क्यू सिमेट्रिक। अभी हम पहले की बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे, सिमेट्रिक बनाने की बात करेंगे। इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाइए जबकि अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अभी तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी पे लिखिए, लिखिए इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक देन ए बराबर ए ट्रांसपोज। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए बराबर ट्रांसपोज क्यों होगा। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहां पर चेक करना है, तो बी ट्रांसपोज ए बी क्वेश्चन में दे रखा है, आप गौर से देख सकते हो। अगर नहीं दिख रहा है तो अच्छे से देख लीजिए, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं क्या कि बी ट्रांसपोज ए। आप क्या करेंगे, आप इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। इस पूरे का ट्रांसपोज करने से क्या मिलेगा, ये बी ए को एक बना लीजिए, इसको आगे लिख दीजिए, ए बी को सॉरी ये ए बी को आगे लिख दीजिए ऐसे ट्रांसपोज करके, और इनटू में, और बी ट्रांसपोज जो है ये मल्टीप्लाई था ना बीच में, इसको पीछे लिख देंगे। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज याद करिए, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। पीछे वाला मैट्रिक्स आगे आ जाता है, आगे वाला मैट्रिक्स पीछे चला जाता है। सेम यहां पर दो मैट्रिक्स था, ए बी को मैंने आगे लिख दिया और बी ट्रांसपोज को मैंने लिख दिया पीछे और उसका भी ट्रांसपोज किया। उसके बाद लॉ ऑफ ट्रांसपोज याद करिए और उसमें ट्रांसपोज में याद करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, याद आएगा बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो आप देखोगे गौर से तो आपको मिल जाएगा कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है बी ट्रांसपोज ए बी। यहां तक की बात भी क्लियर है, ये लिखा है बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। तो यानी कि अगर ये एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज किया गया है तो बराबर उसी मैट्रिक्स का आ जाएगा। देखो दोनों बिल्कुल सेम है, देख सकते हो किस तरीके से हमने ये चीजें क्लियर करी है। अगर नहीं आ रही है प्रॉपर्टी तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे ये दोनों बराबर हो गया, लिखेंगे हैंस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बात क्लियरली समझ में आ रही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को जल्दी से दोबारा करके दिखाइए। दोबारा क्या करना है, दोबारा में कहता है अगर ए सिमेट्रिक की जगह पर ये कहता है अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता, तो देखो यहां पर लिख दीजिए स्क्यू। इसी क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाइए, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। और अगर यहां माइनस आएगा तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, बस इसके बाद ए ट्रांसपोज की जगह पर माइनस का ए आ जाएगा यहां पर। और अगर माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देना, माइनस का ए बराबर ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस का ए है, आ गया यहाँ पर। इस माइनस का ए तो ये माइनस का ए आगे आ जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का बी ट्रांसपोज ए बी। तो बेसिकली देखो नेगेटिव है ना, तो आपको क्या लिखेंगे, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से कॉपी पे दोबारा करके दिखाइए, जो मैंने रेड पेन यहां पर ऐड किया है उसको आप दोबारा से कॉपी पे करेंगे, ठीक है ना। तो इसे करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए 5 तक के क्वेश्चन तो आसान थे लेकिन डिफरेंट थे, क्वेश्चन आसान थे लेकिन क्या थे, डिफरेंट थे। अब छठे के बाद आपने जो पीछे किया है आपने वही चीज रिपीट करनी है, तो इसलिए मैं इसको आपको होमवर्क देने वाला हूं। वीडियो को पॉज करने के बाद करिएगा, हिंट ले लीजिए, फिर उसके बाद पॉज करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है, आपको ट्रांसपोज करना आता है। देखिए ये लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज करिए और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कराइए और आइडेंटिटी के साथ इक्वल करिए। जब इक्वल करेंगे कंपैरिजन में तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आ जाएगी, और ये बात आपको पता है कैसे निकाली जाएगी। मैच करना आंसर, नहीं आएगा तो मेरे से पूछिएगा। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पहले इन दोनों मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर क्या है, पहली मैट्रिक्स के, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो और 3 कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो और 3 कॉलम। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1/3 की बनेगी। ये बातें मैं सारी बताता रहता हूं, तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 1 रो और 3 कॉलम होंगे, और ये ऑलरेडी मैट्रिक्स बनी हुई है जिसमें आपके पास 3 रो और 1 कॉलम है। तो इसका कॉलम इसकी रो के बराबर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी, और जो भी आंसर आएगा इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको समझ में आया, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करानी है, और आई थिंक अब आपको मल्टीप्लिकेशन तो आनी चाहिए। तो अगर मल्टीप्लिकेशन आती है तो 7 क्वेश्चन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन तो पीछे किया हुआ था, ए दे रखा है, ए स्क्वायर निकालना है, 5a 7i। आई जानते हो क्या होता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। सॉल्व करिए 7 से मल्टीप्लाई करके, आंसर आएगा 0 के बराबर शो करके दिखाना है। 9th क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे 7th क्वेश्चन है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन है, इजी है, कर लेगा, है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के पास, और 10 के बाद आज की क्लास फिनिश कर देते हैं। यहां तक के क्वेश्चंस आज करेंगे। अगली क्लास से मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, 6, ये जो 6 क्वेश्चंस है आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं, और एग्जांपल्स मैं चेक करूंगा, अगर आपने नहीं किए होंगे तो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर फिनिश होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। आज हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 3 प्रोडक्ट XYZ, 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है, विच ही सेल इन 2 मार्केट्स, और 2 मार्केट्स में सेल करता है। एनुअल रेट जो दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है उसकी, क्या वो ये दे रखी है। देखो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैट्रिक्स में लिख दिया मैंने। फर्स्ट मार्केट में ये दे रखा है X के 10,000, Y के 2,000 और Z के 8,000 प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मार्केट X में फर्स्ट में सेल होंगे, इसमें क्या होंगे, सेल, ओके। और दूसरी मार्केट में कितने सेल हो रहे हैं, X जो प्रोडक्ट है उसके 6,000, Y के 20,000 और Z के 8,000 ये सेल होंगे। ये दे रखा है इन्हें मैट्रिक्स में कितने कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अब आपको नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पर पढ़िए। पहला कहता है यूनिट सेल प्राइस, यूनिट मतलब एक का सेल प्राइस, X का सेल प्राइस ये रहा 2 रुपए 50 पैसे, Y का सेल प्राइस 1.5 रुपया और Z का सेल प्राइस 1 रुपया, ये सेल प्राइस दे रखा है। टोटल रिवेन्यू कितनी मिलेगी, टोटल रिवेन्यू मतलब समझिए, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 10 पेन है और 10 पेन मैंने खरीदे हैं, एक पेन 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, तो 5 धाम 50, ये 50 रुपए जो है ना ये रिवेन्यू होती है। किसी चीज को बेचा है, बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उसे रिवेन्यू कहते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल होता है ना, हमारी कॉस्ट भी शामिल होती है। तो रिवेन्यू है आपके पास क्या, जितना को आपने बेचने के बाद पैसे लिए, वो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 10 डालिए किताब कॉपी पे और लिखिए टोटल रिवेन्यू रिसीव, टोटल रिवेन्यू रिसीव, और कैसे रिसीव करेंगे, फर्स्ट मार्केट से और सेकंड मार्केट से रिसीव करनी है। यहां पर लिख दीजिए ऊपर X, Y और Z, और उसके बाद आप यहां पर लिख दीजिए इनकी वैल्यूज। तो कितना है, पहली मार्केट के अंदर X के 10,000 प्रोडक्ट बेचे गए हैं, उसके बाद दूसरी मार्केट में 2,000 प्रोडक्ट और तीसरी मार्केट में 18,000 प्रोडक्ट। इसी तरीके से दूसरी मार्केट के अंदर X के प्रोडक्ट 6,000 बेचे गए हैं, और दूसरी मार्केट के अंदर Y के टोटल 20,000 प्रोडक्ट बेचे गए हैं, और Z के 8,000 प्रोडक्ट बिके। नहीं, पहली वाली मार्केट, दूसरी मार्केट। अब यही जो XYZ ऊपर था, ये वाला XYZ, यही XYZ यहाँ आ जाएगा और सेलिंग प्राइस में आ जाएगा। X का प्राइस, Y का प्राइस, Z का प्राइस। तो X का प्राइस है 2.5 रुपया, Y का प्राइस है 1.5 रुपया, है ना, और इसका है 1 रुपया। आप मल्टीप्लाई कराना जानते हैं, आप रो की मल्टीप्लाई, ये 2 रो और 3 कॉलम है, ये 3 रो और 1 कॉलम है, आप देखेंगे तो आंसर आएगा इस तरीके से, 2 रो और 1 कॉलम का। उसमें रो 2 होंगी, कॉलम 1 होगा, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का रिवेन्यू आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटी। तो कॉस्ट के लिए आपको ये दे रखा है, सेम क्वेश्चन में आप कॉस्ट लिख लीजिएगा, और कॉस्ट कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट फर्स्ट मार्केट की, सेकंड मार्केट की, तो यहां पर XYZ लिखिएगा और यहां पर वैल्यूज लिख लीजिएगा, ऊपर लिखी हुई है, और यहां कॉस्ट प्राइस लिख लीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस इसने अलग दे रखा है, पहले का कॉस्ट, पहला कितने में खरीदा, 2 रुपए में, दूसरा कितने में खरीदा, 1 रुपए में, तीसरा कितने में खरीदा, 50 पैसे में, 50 पैसे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर भी आंसर आएगा, ये फर्स्ट और सेकंड की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर दोनों जगह। जब कॉस्ट आ जाएगी, ये रिवेन्यू की मैट्रिक्स है, इसे आप आर का नाम दे दीजिए, कॉस्ट की मैट्रिक्स है, इसे आप सी का नाम दे दीजिए। रिवेन्यू में से कॉस्ट को घटाएंगे, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट। और यही आपसे पूछ रहा है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो बात समझ में आती है, आपसे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का अगर आपको मन कर रहा है या वो पूछता है, तो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि आप पहली वाली मैट्रिक्स लिख लीजिए, ये है ना, जो यूनिट्स की है, और इसमें से इसे घटा दीजिए, यानी कि X कमोडिटी को जब बेचा तो 2.5 रुपए प्राप्त हुए, और जो खरीदा था उसको, यानी कि उस पर जो कॉस्ट बियर करी थी वो 2 रुपए की थी, तो दोनों का डिफरेंस 50 पैसे। तो इसकी मल्टीप्लाई 50 पैसे से करेंगे, ऊपर 50 पैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद 1.5 रुपए में से 1 रुपया घटाएंगे तो 50 पैसे लिखेंगे, फिर 1 रुपए में से 1 रुपया घटाएंगे तो 50 पैसे लिखेंगे। तो यानी कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आपको 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे लिखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखनी थी मार्केट फर्स्ट सेकंड। तो मैंने अलग अलग तरीके से बताया, पहले रिवेन्यू निकालना सिखाया, उसकी वैल्यूज दे रखी थी, फिर कॉस्ट निकालना सिखाया, उसकी वैल्यूज दे रखी थी, फिर घटाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 2 मैट्रिक्स को घटाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, 10 क्वेश्चंस तक बहुत हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। मैंने कहा है कि वीडियो को मेरे साथ साथ
वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ अपना होमवर्क करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसे तो आपकी स्टडी बेटर स्टडी नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि उसी समय सीखा गया क्वेश्चन आपको उसी समय जो प्रैक्टिस करने पे जो नॉलेज देगा वो बाद में नहीं मिल सकती। ओके गाइज, तो अभी मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगले इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे।